हिंदी यूनिवर्स के इस चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग मध्य प्रदेश विशेष के अंतर्गत खास करके जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी है। इसके अंतर्गत मैंने आज 20 प्रश्न लिया है जो मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं। आप इनके उत्तर करिएगा स्वयं से। मेरे उत्तर देने से पहले आप स्वयं उत्तर करिएगा और देखिएगा कि आपका इस 20 में यानी 20 प्रश्नों में कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ऑप्शन है बेतवा, सी ऑप्शन है वर्धा और डी ऑप्शन है बेनगंगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बेनगंगा। तो यहाँ जो मैं लिखा हूँ भीमगढ़ बांध के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इसे हम संजय सरोवर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो एक यहाँ पर ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ बांध को संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। एक दूसरा आप ये याद रखिएगा, इसी बेनगंगा पर ये स्थित है भीमगढ़ बांध। और दूसरा ये याद रखिएगा कि इसी भीमगढ़ बांध पे एशिया का, ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी चाहिएगा तो इसको एक चीज़ और आप लोग मैप ज़रूर ले लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा, एमपी मैप आप देख करके पढ़ना शुरू करिए। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध, एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो है भीमगढ़ बांध, जिसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है, यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध स्थित है। तो याद रखिएगा आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध जिसे हम संजय सरोवर बांध के नाम से भी जानते हैं। बेनगंगा के बारे में बता दूं, आप लोग इसको जानते रहिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बेनगंगा का उद्गम जो है ये मुंडारा गांव है, एक मुंडारा गांव सिवनी जिले में ही है और तहसील का नाम है मुंडारा गांव। तहसील का नाम आप लोग लिख लीजिए, तहसील का नाम है गोपालगंज। मुंडारा गांव, तहसील का नाम है गोपालगंज और ज़िले का नाम मैंने जैसे बताया भी कि सिवनी। यहाँ से यह नदी निकलती है। तो याद रखिएगा बेनगंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो मुंडारा गांव में गोपालगंज तहसील से, यानी गोपालगंज तहसील मुंडारा गांव सिवनी जिले से। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसी में 4 विकल्प दिए गए हैं, थोड़ा सा इन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि बेनगंगा की लंबाई, कई बार पूछा है कि बेनगंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 569 किलोमीटर है, यानी कि 569 किलोमीटर इसकी बेनगंगा की लंबाई है। एक ये। दूसरा, अगर हम देखें नर्मदा के बारे में, तो नर्मदा नदी जो है एक मिनट दोस्तों, हाँ, नर्मदा नदी की लंबाई जो है ये है 13, याद रखिएगा 13-12। हम लोग गिनती जब गिनते हैं तो 12-13 गिनते हैं, तो यहाँ पर 13-12 कर देना है, 1312 किलोमीटर, जिसमें ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1077 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और यह मध्य प्रदेश के 16, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 16 जनपदों से होकर के गुजरात में प्रवेश करती है और खंभात की खाड़ी में, याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी में एस्चुरी बनाती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि एस्चुरी बनाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। पवित्रता के आधार पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ, पवित्रता के आधार पर नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं किसके आधार पे? पवित्रता के आधार पे। तो ये याद रखिएगा, पवित्रता के आधार पे नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर बेतवा की बात की जाए, अच्छा 16 जो ज़िलों के बारे में हमने बात की, 16 ज़िले जो हैं उनको आप देख लीजिए।
उन 16 जिलों के नाम मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप इनको देखते चलिए। पहला जिला है अनूपपुर। ये नदी जो है अनूपपुर में अमरकंटक से निकलती है। पहला जिला हो गया अनूपपुर। दूसरा जिला फिर है डिंडोरी। डिंडोरी से ये आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद आता है मंडला। मंडला। फिर उसके बाद हम देखेंगे मंडला के बाद जो जिला है वो है सिवनी। सिवनी में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद सिवनी से होते हुए जबलपुर, जहाँ पर आप लोग जबलपुर में ये भेड़ा घाट पर आप देखे होंगे कि भेड़ा घाट का निर्माण करती है। भेड़ा घाट में धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। भेड़ा घाट में धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। कई बार पूछा गया है, यहीं पर याद आ गया तो मैं इसको भी लिखा दे रहा हूँ। धुआंधार प्रपात की ऊंचाई पूछा गया है 18 मीटर, यानी लगभग, एक मिनट यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको। धुआंधार प्रपात की ऊंचाई यानी 18 मीटर है। और फिट की बात की जाए, फुट की, तो ये है 50, है ना, ये याद रखिएगा। तो जबलपुर से होते हुए ये नरसिंहपुर में पहुंचती है। नरसिंहपुर, ठीक है। नरसिंहपुर के बाद जो अगला जिला है वो है रायसेन। रायसेन। रायसेन के बाद नर्मदा जो है वो प्रवेश करती है होशंगाबाद, जिसे अब हम लोग नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। होशंगाबाद। होशंगाबाद के बाद ये सीहोर में प्रवेश करती है। सीहोर, ठीक है। अगला फिर इसी में दूसरा जिला होगा। सीहोर के बाद जो है फिर वो है हरदा। फिर उसके बाद देवास। फिर उसके बाद जो है वो है खंडवा, जिन्हें हम खंडवा है, खरगोन है, जिन्हें हम पश्चिमी और पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं। खंडवा, खरगोन, एक मिनट, खरगोन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि एक प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एक प्रश्न अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको चीज़ें, इन्फॉर्मेशन दूँ। खरगोन के बाद जो अगला ज़िला है वो है बड़वानी। यहाँ पे बड़वानी है। बड़वानी के बाद अगला ज़िला है धार, और धार के बाद ये जाती है सीधा अलीराजपुर में। अलीराजपुर के रास्ते होते हुए गुजरात जाती है, और गुजरात में प्रवाहित होते हुए यह गिरती है कहाँ? खंबात की खाड़ी में। तो इस तरह से देखा जाए तो नर्मदा नदी जो है वह 16 जिलों में प्रवाहित होती है, और उन 16 के नाम मैंने जो बताए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व अलीराजपुर। तो ये इतना हो गया नर्मदा नदी के बारे में इन्फॉर्मेशन। और नर्मदा नदी के बारे में मैंने एक बात और मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लग रही है, बता दें। कपिल धारा प्रपात दुग्ध, एक मिनट, अगला है दुग्ध, पूछा गया है ये सब। दुग्ध धारा प्रपात इसी पर स्थित है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद और है दर्दी प्रपात। ये सारे प्रपात जो हैं आदि इसी नदी पर स्थित हैं। कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सब अनूपपुर ज़िले में ही स्थित हैं। तो ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। नर्मदा नदी मैंने बताया 16 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। फिर अगली नदी जो है वो है बेतवा। बेतवा के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेतवा नदी जो है, यह बेतवा के बारे में लिखिए कि बेतवा नदी जो है यह 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बात करेंगे कि ये मध्य प्रदेश में कितना प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो है 232 किलोमीटर। 232 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँगा। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। एक दूसरा याद रखिएगा, बुंदेलखंड की गंगा जो है वो भी बेतवा को ही कहा जाता है। ठीक, उसके बाद गंगा से ही संबंधित एक प्रश्न और है कि मालवा की गंगा जो है वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये बताया कि अगर पूछा जाता है प्रश्न कि प्रदूषण के आधार पर या बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर जो होगा वो बेतवा होगा। लेकिन अगर पवित्रता के आधार पर कहा जाए तो वो नर्मदा होगा। और अगर ये पूछा जाता है कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा क्षिप्रा नदी होगा। ठीक है, ये उज्जैन इसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला विकल्प जो है वर्धा नदी से संबंधित है। तो वर्धा नदी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्धा नदी का उद्गम जो है ये बैतूल ज़िले, यहाँ पर याद रखिएगा वर्धा, इसीलिए मैंने ये विकल्प इस तरह से रखे हैं। वर्धा नदी का उद्गम जो है ये बैतूल ज़िले में एक स्थान है, याद रखिएगा। बैतूल ज़िले में एक स्थान है जिसका नाम है कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से यह नदी निकलती है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये बेनगंगा जो है और ये वर्धा, ये दोनों नदियाँ आगे जा कर के, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बेनगंगा प्लस वर्धा। ठीक है, ये दोनों नदियाँ आगे जा कर के संगम बनाती हैं, और उस संगम का नाम है प्राणहिता। वह नदी कहलाती है प्राणहिता। और प्राणहिता के नाम से यह नदी कहाँ मिलती है, तो गोदावरी में। याद रखिएगा, गोदावरी में यह नदी जा कर के मिलती है। बेनगंगा और वर्धा जो है ये प्राणहिता के नाम से यहाँ पर जब संगम बनाती हैं दोनों आगे जा कर के, तो प्राणहिता के नाम से संगम बनाती हैं। और इस प्राणहिता नदी जो है ये आगे जा कर के गोदावरी में मिलती है, यानी कि मोहना बनाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना इससे संबंधित प्रश्न था इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। आगे है, देखिए इसी नदी से संबंधित एक प्रश्न और है कि असत्य विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें पहला है कि प्राणहिता नदी वर्धा व बेनगंगा का संगम है। तो अभी मैंने ये बताया ही कि प्राणहिता नदी जो है वर्धा और बेनगंगा का संगम है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे एक दूसरा विकल्प है कि ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। तो ये भी सही विकल्प है, 724 भी सही है। अब इसमें लेकिन असत्य पूछ रहा है कि असत्य विकल्प कौन सा होगा। फिर है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको ऊपर बताया भी नर्मदा नदी के बारे में कि यहाँ पर 14 नहीं बल्कि सही उत्तर जो होगा वह 16 होगा। ठीक है, फिर है कि बेतवा की सहायक नदी बीना, धसान व जामनी है, ये भी सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा सही उत्तर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछ रहा है। तो आपको इस तरह से सही विकल्प जो चुनना होगा वो असत्य विकल्प पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका होगा उत्तर कि नर्मदा नदी, ये सी होगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी चूलगिरी। आगे मैंने इसका एक फोटो भी लगाया है। चूलगिरी, ये देखिए चूलगिरी 1215 मीटर किस जिले में स्थित है। तो अभी जब मैंने पार्ट 1 इसका जो 20 क्वेश्चन की एक सीरीज़ में लेकर के आया था, उसमें जब मैंने करवाया था तो बताया भी था आपको कि बड़वानी ज़िले में ये चूलगिरी पहाड़ी स्थित है। और जिस जगह पर स्थित है उसका नाम है 52 गजा। ये 52 गजा यहाँ पर एक स्थान है, इसी पर चूलगिरी पहाड़ी पर ये स्थान है, और जो कि जैन तीर्थ स्थल के लिए
फेमस है। यह एक तरह से कहा जाए कि ये जैन तीर्थ स्थल है। और जैन तीर्थ स्थल में भी किसका है, तो जो पहले जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, भगवान आदिनाथ जो थे उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ के लिए। आगे मैंने उसमें अभी ऐड भी किया है अपने इसमें PDF में, ये आप देखिएगा, मैं भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है, ये आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है, भगवान आदिनाथ हैं ये। और ये राजपीपला की श्रेणी है और ये चूलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए लिख भी दिया है कि 52 गजा चूलगिरी एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ केंद्र है। यह जिला मुख्यालय यानी कि बड़वानी जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पहाड़ी पर 15वीं सदी के 11 मंदिर हैं। मैं भी चाहूँगा, मैंने 11 तीर्थंकर कह दिया था, यहाँ पर 11 मंदिर हैं। साथ ही भगवान आदिनाथ की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये भी याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वो बड़वानी में, राजपीपला की श्रेणी चूलगिरी पर्वत दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि जैन संत कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने इस स्थान पे निर्वाण पाया था। तो ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने चित्र से भी समझाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो गया, हाँ ये हो गया 3। अब अगला प्रश्न देखिए, और फिर है किस आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। पहला ऑप्शन है फजल अली आयोग, दूसरा है स्वामीनाथन समिति, तीसरा है बीजी खेर समिति और चौथा है परसीमन आयोग। तो आप देखेंगे स्वामीनाथन, हम एक एक का उत्तर देखते हैं, इसको डिस्क्राइब भी कर लेता हूं मैं, थोड़ा इसको विवेचित कर लेते हैं। स्वामीनाथन समिति के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि स्वामीनाथन समिति जो है यह वर्ष 2004 में गठित की गई थी, खास करके कृषि से संबंधित थी ये। तो नेशनल कमीशन, अभी मैं उत्तर पे नहीं आ रहा हूँ, तब तक आप लोग अपना उत्तर देते रहिए। नेशनल कमीशन, एक मिनट फिर से मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, स्वामीनाथन कमेटी के बारे में बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। नेशनल कमीशन, इस कमेटी के जो काम थे ऑन फार्मर, इसको योजना कह लीजिए आप, कि फार्मरों के उद्देश्य के लिए ये आयोग लाया गया था कि फार्मरों का मतलब उनका उद्धार किया जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसके लिए ये स्वामीनाथन समिति थी। अब देखते हैं दूसरा उत्तर। दूसरा है परसीमन आयोग। तो परसीमन आयोग के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह संबंधित है संसद के क्षेत्र से, संसद के क्षेत्र से, कि क्षेत्र में वोटरों की संख्या करा करके यह डिसाइड किया जाए कि नया संसदीय क्षेत्र बनाया जाए या नहीं। तो ये संसद के निर्वाचन या क्षेत्र, संसद के क्षेत्र विस्तार से संबंधित है, ठीक है। दूसरा है इसी में बीजी खेर समिति, अभी मैं उत्तर पे नहीं आया हूँ, बीजी खेर समिति। तो बीजी खेर समिति बाल गंगाधर खेर थे ये, और इनकी अध्यक्षता में 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक आयोग बनाया था 1955 में, जो कि राजभाषा से संबंधित था। राजभाषा आयोग जिसे कहा जाता है, राजभाषा आयोग। तो ये राजभाषा आयोग के सब एक तरह से कहा जाए अध्यक्ष थे, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से जो हमारा सी विकल्प है ये किससे संबंधित है, राजभाषा आयोग से, ठीक है। और इसमें एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है, वैसे भी आप अपनी जानकारी के लिए जानते रहिए कि बीजी खेर या राजभाषा आयोग जो था उसमें कितने सदस्य थे। तो सदस्यों की संख्या जो है 21 हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो ऐसे भी याद कर लीजिए कि हिंदू मान्यताओं में 21 अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है 11-21, तो इसमें 21 सदस्य रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपने उत्तर की तरफ, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग जो है ये इसका सही उत्तर होगा। इस आयोग की स्थापना जो है 1953 में, यानी इस आयोग का गठन जो है 1953 में किया गया था, और इसी ने यह सुझाव दिया था कि जबलपुर को राजधानी बनाया जाए। लेकिन हुआ क्या कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सुझाव दिया कि भोपाल को, ये याद रखिएगा अपनी जानकारी के लिए भी, कि भोपाल को राजधानी बनाया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किसकी बात की, भोपाल की, और फजल अली ने किसकी बात की थी, तो बात किया था उन्होंने जबलपुर की।
तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा कि किस आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। तो सही उत्तर होगा फजल अली आयोग। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा फजल अली आयोग। इस पर मैं पूरा अच्छे से वर्क करके तब मैं प्रश्न लेकर आता हूँ। मेरा उद्देश्य, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने की होती है। प्रश्न तो आप कहीं से भी हल कर लेंगे। फिर है अगला, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया। यहाँ है नहीं दिया गया, ये याद रखिएगा। कई बार हम लोग दिया गया नहीं दिया गया में कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते हैं सही से। परीक्षा में हमें ध्यान देना है, नहीं ऐसा छिपा रहता है, पता ही नहीं चलता, तो गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है। तो इसका हम सही उत्तर देखते हैं। तो पाँचवें का हम पहले विकल्प देख लेते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सुशीला चानू, प्राची यादव और विवेक सागर। तो इसका सही उत्तर इसका होगा, अगर हम देखेंगे तो विवेक सागर। विवेक सागर जी के बारे में मैं बताऊंगा, और उससे पहले थोड़ा सा अपने और अन्य जो यहाँ पर विकल्प हैं उन लेखकों उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा विवेक सागर। अब हम इन तीनों पर व्याख्या कर लेते हैं एक बार। ऐश्वर्य प्रताप सिंह को वर्ष 2023 में, याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह को वर्ष 2023 में, सुशीला चानी को भी 2023 में, और प्राची यादव को भी 2023 में। यानी सुशीला चानू, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, प्राची यादव, इन तीनों लोगों को वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। किसको नहीं दिया गया था? तो वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जो है वो नहीं मिला है विवेक सागर को। अब ये आप कहेंगे कि विवेक सागर, क्योंकि विवेक सागर को विकल्प में रखने का मेरा सीधा उद्देश्य ये था कि वर्ष 2021 का, याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन होता है। वर्ष 2021 का जो अर्जुन अवार्ड है वह विवेक सागर जी को मिला है। वर्ष 2021 का अर्जुन अवार्ड जो है वो विवेक सागर को मिला। और इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध जो है शूटिंग से है, ये शूटिंग से संबंधित हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरे विकल्प के रूप में हमारे पास हैं सुशीला चानू। इनका संबंध जो है हॉकी से है। ठीक है, सुशीला चानू जी का संबंध हॉकी से है, और ये इम्फाल मणिपुर की रहने वाली हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस वजह से इनको मध्य प्रदेश के अंतर्गत गिना जाता है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के अंतर्गत गिना जाता है। किसको? सुशीला चानू को, याद रखिएगा। फिर है प्राची यादव। प्राची यादव जी का संबंध जो है ये पैरा केनोइंग से इनका संबंध रहा है। तो प्राची यादव का संबंध किससे रहा है? पैरा केनोइंग से। और विवेक सागर जो हैं इनका संबंध रहा है हॉकी से। मैंने बताया इनका संबंध हॉकी से रहा है विवेक सागर जी का। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इस 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विवेक सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका विकल्प देख लेते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। लाभ किसानों तक पहुंचाने के मामले में प्रथम स्थान पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट में है, इसको याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जो है किसानों तक पहुंचाने में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में उप का विधानसभा क्षेत्र क्या है? एक बार प्रश्न पुनः सुन लीजिए। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का विधानसभा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है रीवा, दक्षिणी उज्जैन, दिमनी या मल्हारगढ़। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वह होगा आपका मल्हारगढ़। तो याद रखिएगा कि मल्हारगढ़ जो है ये मंदसौर में स्थित है। मल्हारगढ़ विधानसभा सीट है और ये कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में। मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफ़ीम की खेती होती है। अफ़ीम की खेती कहाँ होती है? मंदसौर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अफ़ीम सबसे ज़्यादा मंदसौर, यहाँ पर मंदसौर और नीमच। अच्छा, हमारे यहाँ मतलब वैसे भी अफ़ीम वगैरह बहुत बुरा माना जाता है खाना, तो जो अफ़ीम खाता है उसको क्या, इसको ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बुरा मानिएगा। तो जो लोग अफ़ीम खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ये बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो अफ़ीम खा लेंगे तो उनका मंद हो जाएगा दिमाग।
तो अगर पूछा जाता है कि अफ़ीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो नीच से हमें नीमच याद कर लेना है, मंद से मंदसौर, यानी कि अफ़ीम को ही नीच लोग खाते हैं और उनका दिमाग हो जाता है मंद। तो आप चाहें तो इस तरह से ट्रिक बना करके इसको याद कर लेते हैं। एक मैं बात और बताऊंगा, मल्हारगढ़ के बारे में बताया ही, दूसरा मैं ये बता देता हूँ, जगदीश देवड़ा जी का जन्म 1 जुलाई 1900, बहुत ध्यान से आप देखिएगा इसको, 1 जुलाई 1957 को रामपुरा, याद रखिएगा, रामपुरा एक स्थान है, रामपुरा, जो कि नीमच में है, याद रखिएगा, कहाँ पे है, नीमच में है, रामपुरा में इनका जन्म हुआ था, नीमच नामक जिले में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब ये 3 विकल्प भी देख लेते हैं। दक्षिणी उज्जैन में मैंने इसके पहले जब पार्ट 1 कराया था प्रैक्टिस सेट, तो उसमें मैंने बताया था कि दक्षिणी उज्जैन से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आते हैं। ठीक है, चुन करके ये विधानसभा सीट डॉक्टर मोहन यादव जी की है। रीवा से हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं राजेंद्र शुक्ल जी यहाँ से चुने गए हैं। ठीक है, राजेंद्र शुक्ल जी का संबंध जो है वो रीवा क्षेत्र से है, रीवा विधानसभा सीट से है। उसके बाद आ रहा है आपके पास अगला विकल्प, वो है दिमनी। तो दिमनी के बारे में आप लोग जानते रहिएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर, ये पहले हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे। नरेंद्र सिंह तोमर, इनका पूरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी का संबंध जो है वो दिमनी विधानसभा से है, और ये दिमनी जो है ये आता है मुरैना में। मुरैना की गजक बहुत फेमस है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत मुरैना की गजक को शामिल किया गया है। तो दिमनी विधानसभा की सीट किस जिले में आती है, मुरैना में, ये हमको याद रखना है। ठीक है, होगा, यानी कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का विधानसभा क्षेत्र क्या है, मल्हारगढ़। तो ये याद रखिएगा, मल्हारगढ़ को मैंने बताया आप लोगों को कि यह मंदसौर जिले में स्थित है, मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। आपके विकल्प हैं 27, 29, 24, 21। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा 27। 27 जो हैं, इसमें 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वह 27 है। निम्नलिखित में से वर्ष 2023 का पद्मश्री सम्मान किसे नहीं प्राप्त हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऑप्शन है जोधैया बाई, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मुनीश्वर चंद डावर, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती शांति परमार, और चौथा ऑप्शन है भूरी बाई। तो आप सब जानते हैं भूरी बाई जी के बारे में कि इन्हें वर्ष 2021 का, भूरी बाई को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भूरी बाई को वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। और किसने दिया था पुरस्कार, हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा भूरी बाई जी की मैंने एक तस्वीर भी लगाई है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये हैं भूरी बाई जी। ये देखिए भूरी बाई जी को पद्मश्री सम्मान 2021 में, भूरी बाई भील जनजाति से इनका संबंध रहा है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या की जनजाति है, और ये भूरी बाई जी हैं, ये हमारे राष्ट्रपति तत्कालीन श्री रामनाथ कोविंद जी। तो ये याद रखिएगा, आपको मैंने इसीलिए तस्वीर भी दिखा दी कि जिससे आसानी से आप याद कर लीजिए। और ये भूरी बाई जी द्वारा बनाया गया चित्र है, आप इसको देखिए, मैं थोड़ा इसे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। आप ये देखिए, ये चित्र बनाया गया हुआ है। इस तरह का चित्र बना करके भूरी बाई अपने कला का बहुत ही व्यापक स्तर पर इन्होंने एक तरह से कह लिया जाए कि सम्मान कमाया है, और ये देश के लिए और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये चीज़ जानते रहिएगा, ये इनका उल्लेखनीय कार्य है। अब देखिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर होगा शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव, लहरी बाई, हेमलता शर्मा। तो आपका सही उत्तर होगा लहरी बाई। लहरी बाई जी का मैंने बताया था कि इनका संबंध डिंडोरी से है, और ये बैगा जनजाति से आती हैं,
बैगा जनजात से। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत इनका खास करके श्री अन्न या जिसे हम मिलेट्स कहते हैं या मोटे अनाज के बढ़ावा देने के लिए इनकी काफ़ी तारीफ़ की है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि श्री अन्न या मोटे अनाज का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, जो इसकी सीरीज़ मैंने शुरू किया है उसका पहला वीडियो जो आप देखेंगे तो उसमें भी, ठीक है, ये ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा कि लहरी बाई जी जो हैं उनको वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान दिया गया है। ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। पीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट जिला मध्य प्रदेश का कौन सा रहा है? इसका सही उत्तर हम देखेंगे विकल्प के रूप में। पहला है अलीराजपुर, दूसरा है कटनी, तीसरा है रतलाम और चौथा है बुरहानपुर। तो सही उत्तर होगा इसका बुरहानपुर। 12वां प्रश्न है महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 7, 9, 10, 14। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा 10। और 10 जिले कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, पांडुन्ना नहीं था तो फिर 9 संख्या थी, अब पांडुन्ना के बढ़ जाने से संख्या बढ़ जाएगी 1। फिर बैतूल है, बैतूल के बाद आपका खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। इस तरह से टोटल जिलों की संख्या जो हो रही है वह 10 हो रही है। और जो 7 दिया हुआ है, 7 छत्तीसगढ़ में है, 7 छत्तीसगढ़ में है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको देखते रहिएगा। 7 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ से लगते हैं और 10 जो हैं वो महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान से भी 10 जिले लगते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर मैंने बताया कि सी होगा, यानी 10 होगा। अगला प्रश्न है सांख्य सागर झील शिवपुरी को किस वर्ष रामसर साइट में शामिल किया गया? तो ऑप्शन है आपका वर्ष 2021 में, वर्ष 2022 में, वर्ष 2023 में, वर्ष 2024 में। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2022 में, यानी कि बी ऑप्शन सही है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक और मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन चीज़ें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बता देना जरूरी होगा। माधवराव सिंधिया, जो सिंधिया राजवंश से संबंधित थे, माधवराव सिंधिया, इन्होंने इस सांख्य झील या सागर झील का निर्माण करवाया था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है निवाड़ी, भोपाल या फिर मंदसौर या फिर सतना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा निवाड़ी। तो याद रखिएगा कि रामायण कला संग्रहालय जो है भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय, याद रखिएगा, रामायण कला संग्रहालय है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 17 अप्रैल 2005 को हुई थी। 17 अप्रैल 2005 को हुई थी। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा, ओरछा जो है ये निवाड़ी में ही स्थित है और यहीं पर ये रामायण कला संग्रहालय भी है। उसका एक कारण ये है कि भारत में ओरछा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर राजा राम का मंदिर स्थित है, भगवान राम का मंदिर स्थित है राजा राम के रूप में। और यहाँ पर भगवान राम को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहाँ भगवान राम को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, एकदम जैसे राजा को दिया जाता था या दिया जाता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब को या राष्ट्रपति महोदय को। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान राजा राम को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये अपने आप में एक रोचक बात है, जानते रहिएगा आप लोग। फिर उसके बाद 15वां प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है खंडवा, जबलपुर, होशंगाबाद, श्योपुर। तो इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद। होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था और याद रखिएगा 4 अप्रैल 1889 को, 4 अप्रैल 1889 यानी 1889 में इनका जन्म हुआ था।
ठीक है। और थोड़ा सा यहीं पर तथ्य इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वर्ष 1955 में इन्हें हिम तरंगनी पुस्तक के लिए, इनकी एक कविता संग्रह है हिम तरंगनी के लिए इन्हें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर विकल्प के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने खंडवा से, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, प्रभा पत्रिका निकाली थी। और जबलपुर से भी एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था कर्मवीर। तो कर्मवीर कहाँ से निकालते थे? जबलपुर से, और खंडवा से निकालते थे प्रभा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। शिवपुर में महान साहित्यकार कह लिया जाए और आधुनिक युग के फैंटेसी के बहुत बड़े रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो मुक्तिबोध जी का जन्म जो है ये हुआ था शिवपुर में, तो ये याद रखिएगा। फिर 16वां प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1954, 1952, 1969 या 1976। तो आपका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1969। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा प्रश्न को जल्दी कर लेते हैं। जंगल सत्याग्रह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बहुत ध्यान से इसको देखिए। अब देखिए, इसमें ऑप्शन है इस सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर सिवनी से हुई, तो ये सही है। इसमें असत्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, असत्य, एक मिनट, इसमें ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछ रहा है, तो ये ध्यान देना है हमको कि इस तरह से हम देख लेते हैं कि सत्य क्या है और फिर उसके बाद जो बचेगा वही असत्य, वही हमारा विकल्प हो जाएगा। इस सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? जबलपुर सिवनी से। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा में जंगल सत्याग्रह किया गया। तो इस तरह से ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है कि 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा जिले से जंगल सत्याग्रह 11 को हुआ था छिंदवाड़ा में, और शुरुआत हुई थी जबलपुर सिवनी से, तो ये भी सही है। अब देखिए, अगस्त 1930 टुरिया एक स्थान है सिवनी जिले की। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व, एक तरह से देखा जाए कि जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व यहाँ पर गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। तो ये गंजन सिंह कोरकू द्वारा न करके ये किया गया था दुर्गा शंकर मेहता द्वारा। तो जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वो जानते भी हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता भी रहा हूँ कि दुर्गा शंकर मेहता द्वारा, ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता जी द्वारा यहाँ पर ये किया गया था नेतृत्व। कहाँ पे? टुरिया सिवनी में, दुर्गा शंकर मेहता जी द्वारा। और गंजन सिंह कोरकू ने फिर कहाँ किया था? तो गंजन सिंह कोरकू जी ने बैतूल जिले में एक स्थान है, बैतूल जिले में एक स्थान है जिसका नाम है घोड़ा डोंगरी, याद रखिएगा, घोड़ा डोंगरी नामक स्थान से इन्होंने नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू जी ने यहाँ से इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस तरह से सही उत्तर हमारा अभी से मिल गया, सी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। और हम डी भी लेकिन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि ओरछा जंगल सत्याग्रह 1930 में बेतवा नदी के किनारे किया गया, तो ये एकदम सही है। तो इस तरह से जंगल सत्याग्रह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपका सही उत्तर होगा सी असत्य है, क्योंकि गंजन सिंह कोरकू ने न करके दुर्गा शंकर मेहता जी ने टुरिया सिवनी से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व अगस्त 1930 में किया था। अहिल्या संग्रहालय व अहिल्याबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है महेश्वर, जामखेड़ अहमदनगर, नरसिंहपुर, सीधी। तो नरसिंहपुर और सीधी तो एकदम आप हटा दीजिए, अब दो इनको हम उठाते हैं क्योंकि इनका दोनों का संबंध जो है वो अहिल्याबाई जी से रहा है, माता अहिल्याबाई जी से रहा है। तो पहला विकल्प हम देखते हैं महेश्वर जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अहिल्याबाई जी जब शासकिया के रूप में मतलब पद धारण किया इन्होंने, तो याद रखिएगा महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो महेश्वर इनके एक तरह से महेश्वर से इनका संबंध दिखाई देता है। जामखेड़ अहमदनगर में हम लोग जानते हैं कि जामखेड़ अहमदनगर में इनका जन्म हुआ था। ये महाराष्ट्र में स्थित है जामखेड़ अहमदनगर, तो यहाँ पर तो इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा महेश्वर। तो महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी और यहाँ पर अहिल्या संग्रहालय व अहिल्याबाई जी की, माता अहिल्याबाई की समाधि स्थित है।
तो सही उत्तर क्या होगा? महेश्वर। अब है राज्यपाल से संबंधित, देखिए राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें असत्य मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसी बहाने आपको 3 विकल्प सत्य पता चल जाएंगे और चौथा मैं सत्य बताऊंगा ही, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अनुच्छेद 153, यहाँ पर देखिएगा, अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 में इस बात का प्रावधान रखा गया है राज्यपाल को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ लिया जाना है, तो बिल्कुल अनुच्छेद 159 जो है वह राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। फिर है कि राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख यानी 3,50,000 रुपये प्रति माह है, तो बिल्कुल सही है। ये डाटा अभी का है, लेटेस्ट, इसलिए मैं देखा भी हूँ इसको बाकायदा जाकर के PIB वगैरह पे, तो ये सही है। तो राज्यपाल का वेतन जो है 3,50,000 रुपये प्रति माह है। ये वेतन है, मूल वेतन की बात हो रही है, और बाकी TADA और जो भी है वो सब जोड़ के तो बहुत ज़्यादा होता होगा। फिर है राज्यपाल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देता है, तो ये आपको कुछ सस्पेंस भी लग रहा होगा क्योंकि नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। तो जाहिर सी बात है कि सस्पेंस ये बन जाता है कि जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री फिर कैसे? तो प्रधानमंत्री को ना ये त्यागपत्र दे करके राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, त्यागपत्र जो है वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर जो होगा असत्य के अकॉर्डिंग डी होगा। ठीक है, राज्यपाल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देता है, ये कथन गलत। अब हम देखते हैं 20वां प्रश्न जो है कि असत्य विकल्प का चुनाव करें। ये भी मैंने प्रश्न ऐसे ही बनाया है, असत्य विकल्प का चुनाव करें। अब देखिए इसमें है मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये एकदम सही है। मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात 931 है, एकदम सही है। मध्य प्रदेश और ग्वालियर जिले का लिंगानुपात बराबर है, तो ये तो गलत है, इसको तो बिल्कुल गलत है ये। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले का है, तो ये सही है। तो इस तरह से देखा जाए, चूँकि हमें असत्य विकल्प का चुनाव करना है, तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, मध्य प्रदेश और ग्वालियर जिले का लिंगानुपात बराबर है, ये गलत है। अब इसमें चूँकि ये प्रश्न रखने के पीछे मेरा कारण ये था कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 931 है, और आप रीवा जनपद का जब देखेंगे, रीवा जनपद का लिंगानुपात तो वो भी 931 ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इन दोनों यानी कि मध्य प्रदेश का और रीवा, इन दोनों का जो लिंगानुपात है वह बराबर है। तो अगर प्रश्न ये होता कि मध्य प्रदेश और रीवा का लिंगानुपात यानी रीवा जिले का लिंगानुपात बराबर है, तब तो सही था। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है मध्य प्रदेश और ग्वालियर जिले का, और ग्वालियर में आपको बता दूँ कि ग्वालियर जिले का लिंगानुपात बहुत ख़राब है। सबसे ज़्यादा तो भिंड का ख़राब है, भिंड में तो 837 है, और ग्वालियर में भी बहुत खास अच्छा नहीं है, 864 है। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। और ये कितने? 1000 पुरुषों पर 864 महिलाएं हैं। तो इस तरह से यहाँ का लिंगानुपात बहुत खराब है, ये देखिए। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो रहा है वो सी हो रहा है। एक प्रश्न मन में भी प्रश्न क्या, एक तथ्य और याद आ गया। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 931 मैंने बताया ही, और इसका लिंगानुपात विश्व में देखा जाए तो किस देश से मिलता है, तो वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से, एक मिनट में यहाँ साफ से लिख दे रहा हूँ, अफगानिस्तान का लिंगानुपात जो है वो भी 931 ही है। अफगानिस्तान का लिंगानुपात 931 है, और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 मैंने बताया ही, और रीवा जनपद का भी लिंगानुपात जो है वो कितना है? 931 है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल इसका। बाकी सब सही है। भिंड के बारे में मैंने बताया है कि 837 है, और ग्वालियर के बारे में बताया 864 है ना, और यहाँ पर बताया है कि मध्य प्रदेश में 931 है, और ये पूरा किस पर है? 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया, और इसके बाद ये ख़त्म है प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई है, और इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी, तो इसमें आ गया इतना पूरा प्रश्नोत्तरी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मेरा आगे उद्देश्य यही रहेगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित मैं लगभग 500 प्रश्नों की सीरीज लेकर के आपके पास आऊँ, जिसमें महत्वपूर्ण करंट के और जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में और
लोक सेवा आयोग MPPSC में जो लगे हुए हैं उनका क्वेश्चन मैं कराऊँ। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर MPPSC की, या फिर मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें मध्य प्रदेश विशेष उनको पढ़ना हो, तो आप उन तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो दोस्त साथी देखेंगे उनको भी यह वीडियो पसंद आएगा। इसी वादे के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।